डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है तो इसके आंसर की को देख लेते हैं। 100% रियल और राइट आंसर की को चेक कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं वो आप मैच कर पाएँ। और इसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा पेपर इस बार डिफ़िकल्ट बनाया गया, जो एमसीक्यू है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जर्मेनिया किस राज्य का रूप बन गई थी, तो आपको ये बताना है किस राष्ट्र का रूप बन गई थी। और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में बता दूंगा, तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दोनों मीडियम के स्टूडेंट आसानी से आंसर्स को मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी, यानी कि विच नेशन डिड जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी की थी ये, तो यहाँ पर आपका 100 ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं, ये भी आपका वहीं से लिया गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपलाइज द रेज ऑफ राइजिंग सन, यहाँ पर आता है एक नए युग का सूत्रपात, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे देखिए लिटरेचर की बात हो रही है, साहित्य का नोबल पुरस्कार, इन सभी को नोबल पुरस्कार मिला हुआ है, ये ऐसा कोई भी शख्स नहीं है यहाँ पर जिसने नोबल पुरस्कार ना लिया हो, लेकिन साहित्य का नोबल पुरस्कार वी एस नायपॉल को मिला था। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, झूम खेती क्या है, सभी को पता होगा झूम कल्टीवेशन जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है, स्थानांतरण स्थानांतरी कृषि, ए ऑप्शन जो इसमें आपको करेक्ट कर देना था। इसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सभी को पता है ये नर्मदा रिवर पर बिल्ट किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन पे, रवि फसलों का युग्म यानी कि जोड़ा बताना है आपको, पेयर बताना है। तो ये आपका गेहूं और जौ दोनों ही रवि फसलों के जोड़े हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाता। इजी क्वेश्चन था ये। बेल्जियम की राजधानी का नाम सभी को अच्छे तरह से याद है, ब्रुसेल्स है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसके बाद में निम्न में से कौन विषय संविधान में सशक्तिकरण की किसी भी सूची में नहीं है, तो ये देखिए संविधान के सशक्तिकरण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो डी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करना था। अब आते हैं हम, आपका जो आठवां क्वेश्चन है, वाम सेफ संगठन का संबंध जो है वो आपको बताना है, तो ये सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका जो है दल जो भी जाति धर्म के लोगों का जो था उनको सही करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये वाला आंसर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद है आपका द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित व्यवसाय जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आपके जो आते हैं उद्योग आते हैं, तो यहाँ पर जो है ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो है निम्न में कौन देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, सबसे सस्ता विनिर्माण करता है चाइना, चीन। ठीक है। इसका हर प्रोडक्ट हर जगह पे मिलता है और सस्ता ही मिलता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, सभी ने बी ऑप्शन करेक्ट किया होगा। तो 12 नंबर आपने यहाँ से गेन कर लिए इस पेज पे। अब आते हैं आगे, जो यहाँ पर अगर आपने इतने क्वेश्चंस जो अभी मैं बताने वाला इनको करेक्ट कर दिया, तो इसके बाद में मेरे हिसाब से आपके पासिंग वाला लफड़ा नहीं रहेगा, यानी कि पास हो चुके होगा अगर ये आंसर्स आपके सही हैं तो। रिक्त स्थान की पूर्तियाँ करनी है हमें, तो यहाँ पे फिलअप्स भरने हैं, तो फिलअप्स को हम भर के देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आने वाला था। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को खालिस्तान निगम कहा जाता है, तो बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे बहुराष्ट्रीय। ठीक है? तो यहाँ लिख दिया जाता है बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्र। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, बहुराष्ट्रीय आपको लिखना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, ये तो आपका बहुराष्ट्रीय आपने लिख लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। यहाँ पर आपको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं, तो MNCs भी अगर आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में MNC भी लिख देते तो भी सही हो जाता। और फिर अगर आप नहीं लिखना चाहते MNC, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में जो रिक्त स्थान है ब्लैंक स्पेस में मल्टी नेशनल लिख देता था, मल्टी नेशनल। ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल यहाँ पे लिख देते। अगला जो पार्ट है इसमें,
इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है खालिस्तान कहलाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं जैविक संसाधन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं आप, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं जैविक। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको लिख देते बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, नॉन एज बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन आगे लिख देते हैं आप चाहते तो। व्याप्त जो संसाधन, क्योंकि संसाधन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे संसाधन जो ये लिखा हुआ है इस वर्ड को इसके आगे लगा देते। और यहाँ पर जो है आपका रिसोर्सेज ये इंग्लिश में लिखा है, इसको आप इसके आगे लगा दोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बायोटिक और जैविक भी लिखते हो तो भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है। तो व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं हम, धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे आपको भरना था धर्म निरपेक्ष। ठीक है, ये आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में हम लिखते तो उसको बोलते सेकुलरिस्ट। तो इसको बोलते सेकुलरिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी देश की आय उस देश के सभी, खालिस्तान की आय है तो सभी नागरिकों की आय है। तो यहाँ पे आ जाता है नागरिकों, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको सिटीजन्स। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है तीर्थक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीचर ने आपको कराया होगा तो आपने लिख दिया होगा। इसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक। ठीक है, तो हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जस्ट सेकेंड, सर्विस। ठीक है, सर्विस। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है, इसमें क्या पूछा गया है, खालिस्तान में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। खालिस्तान में क्या है, यहाँ पे आ जाता है प्रौद्योगिकी, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्रौद्योगिकी ऐसे ही कुछ लिखते हैं हम। ठीक है, प्रौद्योगिकी और इंग्लिश में लिखते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हो जाता है इसमें। अब आ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि फिलिप्स थे तो फिलिप्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आंसर को, यहाँ पर मैंने लिख के भी दिखा दिया। अगला जो क्वेश्चन है, मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर क्यों लगाई गई। तो जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाने के लिए उसको चौराहे पे लगाया गया था। तो ये बस एक सिंपल सा ये लाइन आपको लिख देनी थी। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी थी। तो ये एमसीक्यू भी बनता है, लेकिन रिंडरपेस्ट नामक बीमारी थी, सभी ने याद किया होगा अच्छी तरीके से। थर्ड जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो देश का नाम पूछा है तो कोई यूएस भी लिख सकता है, अमेरिका भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप संयुक्त राज्य अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो अमेरिका लिख दिया तो वो भी आपका आंसर सही है। उसके बाद में वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के सभी ने सही लिख दिया होगा। मसाले हैं, पशुओं के लिए चारा है, औषधियाँ हैं, और आपके ईंधन के लिए लकड़ियाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वनों से। अगले क्वेश्चन की बात करें, टाँका क्या है। तो टाँका एक भूमिगत पक्का कुंड बनाया जाता है जो सामान्यतः गोल होता है। उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, जिसमें वर्षा का जल जो है उसको संग्रहित किया जाता है। मतलब ये राजस्थान में उन जगहों पे बनाया जाता है ताकि पानी की जो कमी है उसको पूर्ति की जा सके और वर्षा वाले जल को जो है समेटा जा सके, इकट्ठा किया जा सके। बस इतना सा लिखना था। आप अभी इसी जैसा मतलब मिलता जुलता लिखना था, जरूरी नहीं है कि आप एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसा लिखो। आपने जैसा भी लिखा होगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि लिखना क्या था बस। इसके बाद में है, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम। तो कपास है, तंबाकू है, गन्ना है, जूट है, सारी की सारी रेशेदार फसलें हैं और भारत में उगाई जाती हैं। उसके अलावा श्रीलंका जो है राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो 4 फरवरी 1948 को बना। आप अगर 1948 भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है। 4 फरवरी लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अगर किसी ने 4 फरवरी 1948 पूरा लिखा है तो भी उसको 1 नंबर मिलने वाले हैं, और किसी ने केवल 1948 लिखा है उसको भी पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगला है, भारतीय संविधान में किन्हीं में हिंदी के अलावा
इसमें पूछा क्या है, हिंदी के अलावा, ध्यान रखना है कि हिंदी के अलावा पूछा है, तो हिंदी को छोड़ करके हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 21 भारतीय भाषाओं को, ठीक है। हिंदी को छोड़ दोगे तो 21 है और हिंदी को मिला दोगे तो 22 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप बेल्जियम का जो है आंदोलन का उदाहरण दे सकते हो, आप सीधा सीधा लिख सकते हो बेल्जियम का उदाहरण है। उसके बाद धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौते किया बिना, यानी कि जो अभी जो पीढ़ी चल रही है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम जैसे कर रहे हैं, उसको उस पूर्ति की समझौते को उस सॉरी उस पूर्ति को कम किए बिना या उसको डिस्टर्ब किए बिना जो है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो होती है धारणीय विकास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, इसमें क्या पूछा गया है, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिकांश लोग जो है नियोजित हैं वो सभी के सभी है तृतीय सेक्टर में, जिसको हम सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर में। हम बोले कृषि क्षेत्रक में, तो कृषि क्षेत्रक में ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हर जगह पे अवेलेबल है। रैनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है या क्या बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है। तो सभी को पता है कि रैनबैक्सी जो है ये औषधि बनाती है, और वो भी कौन सा औषधि बनाती है, तो ये जेनेरिक औषधि बनाती है। जेनेरिक वो औषधि वही औषधि होती हैं जो हमको बहुत महंगी महंगी दामों पे मिलती है, लेकिन अगर उसके आगे जेनेरिक लगा दे तो वही सॉल्ट रहता है, वही चीज़ रहती है, लेकिन मार्केट में वो 2 रुपये 3 रुपये मिलेगी, और वही आप अगर किसी कंपनी का लेते हो तो वो आपको 200 से 300 400 रुपये की भी मिलेगी। 300 400 रुपये वाली चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पर जो है वो, ये यहाँ पे अगर आप केवल मेडिसिन लिखते, यानी कि औषधि लिखते कि औषधि बनाती है, तो भी आप सही थे। और जो लिखता है कि जेनेरिक औषधि बनाती है तो भी सही है। तो यानी कि औषधि लिखना ही पर्याप्त था, 1 नंबर मिल जाता। तो इस तरह से आपने ये सारे 1 1 नंबर के प्रश्न अगर आपने देखे होंगे तो आपका मतलब पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने 12 नंबर तो एमसीक्यू में ले लिए, और रिक्त स्थान मैंने करा दिया आपको। रिक्त स्थान में आपको 6 नंबर मिले, 12 और 6 18 हो गए। इसके बाद में फिर वन वर्ड के मैंने करा, तो वन वर्ड में आपने देखो वन वर्ड में 12 कर लिए, तो 12 और 12 24 और 6 30, 30 नंबर आपने यहाँ से एमसीक्यू से ही ले लिए। पासिंग मार्क्स तो यहीं से आ गए आपके 1 1 नंबर से ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनमें तो आप आसानी से कुछ ना कुछ 1 2 क्वेश्चन कर ही सकते थे। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे लिख करके, इस तरह से यहाँ लिख करके पूरा का पूरा इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दोनों में दे दिया जाएगा, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो है आसानी से अपनी तैयारी को देख सकें और उन्होंने क्या लिखा है वो समझ सकें। तो यहाँ पे 9 से लेकर 12 नंबर तक के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इनके अगर सॉल्यूशंस आपको कंप्लीट चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। बाकी आप लोग 30 नंबर जो मैंने बताए हैं उनको 1 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को मिला लेना। ये सारे के सारे 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे अष्टन रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है ये आपको बताना है, इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पेपर टेढ़ा बनाया गया है, और जितना उम्मीद था कि अभी पैटर्न बदला है, सीबीएसई का सिलेबस आपका एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम पेपर भी इजी बनेगा। लेकिन इस बार एग्ज़ाम पेपर सोशल साइंस का हर जगह हर बोर्ड का काफ़ी डिफ़िकल्ट बना, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान बोर्ड ने डिफ़िकल्ट बनाया, हरियाणा बोर्ड का भी डिफ़िकल्ट बना है, और सीबीएसई का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी बोर्ड का भी डिफ़िकल्ट बना है। तो इस तरह से आपने ये 18 19 20 जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर इनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैप वर्क के साथ में सॉल्यूशन करा दिया जाएगा आपको। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन चाहिए तो हिंदी प्लस इंग्लिश लिख दीजिए कि सर दोनों लैंग्वेजेस चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। और ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस इनमें से मॉडल सेट्स में करवा चुका हूँ। अगर आपने मॉडल सेट्स देखे हैं तो आपका पेपर थोड़ा थोड़ा सही गया होगा, क्योंकि वहाँ से समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या है और कैसे आंसर लिखने हैं। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन है अभी मैंने जो बताया, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।